हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। चैप्टर नंबर 1 जो था वो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड से कहीं ना कहीं रिलेटेड थे। और चैप्टर नंबर 2 में वो ही रोल प्ले करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक सिंगल क्वांटिटी का डिफरेंस है। वो हम आगे पढ़ेंगे जब इनको, तब हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपको ये पता रहना चाहिए कि ये जो चैप्टर है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है पोटेंशियल नाम की टर्म। तो अगर ऐसा है पोटेंशियल नाम की टर्म सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो हमें एक टर्म जो हम 11th क्लास में पढ़ गए हैं वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, वो है पोटेंशियल एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। या फिर यूं कहें कि एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी, उसके दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम बात एनर्जी के बारे में कर लेते हैं। तो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और वर्क की यूनिट भी होती है जूल। इसका मतलब दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? देखो, वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन बता रहा हूं, ये आपके बहुत काम में आने वाला है आगे। आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो या आप कोई कंसेप्ट जब समझते हो ना, तो वर्क एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं एक रिलेशन होता है। बहुत से लोग 90% केसेस में लोग इन चीजों से कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको सारी चीजें सारे कंसेप्ट पता होने के बावजूद भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में वो गलती कर देते हैं। तो देखो, इसके लिए हमें क्या है, क्लियरली वर्क और एनर्जी के बीच का रिलेशन अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन है, बिल्कुल भाई और बहन की तरह का रिलेशन है, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। किस तरीके से? देखो, इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि एक पर्सन है, उसे हमने एक काम असाइन किया है, अपॉइंट किया उसे किसी काम के लिए। तो देखो, क्या काम है? एक पर्सन है, इसे हमने एक 10 लीटर की बकेट दी और बहुत सारा पानी है। हमने इसे बोला कि आपको ये पानी यहां पहुंचा के आना है एक टैंक में जिसकी कैपेसिटी 100 लीटर की। तो आपको बकेट से पानी ले जाके इस टैंक को फिल करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पर्सन को 10 बार जाके बिल्डिंग में बकेट से पानी 10 बार जब भरेगा तब जाके ये टैंक पूरी तरीके से भर पाएगा। तो ये जो सिनेरियो है इसके बारे में बात करें तो अब देखो, अगर इस इंसान को पानी को ऊपर ले जाना है, h हाइट पे ऊपर ले जाना है, तो क्या ये अपने आप हो सकता है? देखो, पानी को ऊपर पहुंचाना है तो इस इंसान को फोर्स लगाना पड़ेगा, बकेट को ऊपर ले जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो, नीचे तो अपने आप जा सकती है बकेट, लेकिन अगर ऊपर लेके आना है तो आपको अपनी मसल का फोर्स लगाना ही पड़ेगा, तो ये बकेट ऊपर आएगी। और केवल फोर्स लगाने से भी काम नहीं चलेगा। अगर ये बकेट को अपने हाथों में होल्ड करके रखे तब भी उसे पकड़े रखने के लिए, उसे जमीन पे ना गिरने देने के लिए उसे फोर्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन तब भी पानी तो ऊपर नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब ये पानी ऊपर तभी पहुंचेगा जब उस इंसान को फोर्स भी लगाना पड़े और डिस्प्लेसमेंट भी जनरेट करना पड़े, क्योंकि पानी को जब वो ऊपर पहुंचेगा तो वो डिस्प्लेस होगा। तो फोर्स भी लगाना पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी जनरेट करना पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्क, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वर्क। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर इस इंसान को ऊपर जो टैंक है इसको पानी से भरना है तो इसे वर्क करना पड़ेगा, फोर्स भी लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी जनरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि वर्क करना पड़ेगा। अब ये इंसान जब वर्क करेगा तो उस वर्क को करने के लिए इसके पास एनर्जी होनी चाहिए, बिना एनर्जी के ये काम कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे एनर्जी कहां से आ रही है? उसकी मस्कुलर एनर्जी, उसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रिजर्व करी हुई है उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है। और जब ये टास्क कंप्लीट कर लेता है
तो एनर्जी कम हो जाती है। उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, जिससे वो एनर्जी को फिर से रीगेन कर सकते हैं। तो सारा का सारा खेल देखो वर्क और एनर्जी का है। अब अगर मैं यूं कहूं कि इस इंसान को पता लग गया कि अगर मुझे इस टैंक को पूरा पानी से भरना है, फिल करना है, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? एनर्जी की। बिना एनर्जी के कभी कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि कभी भी कोई भी वर्क करना हो तो किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास एनर्जी है तो ही आप वर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। दूसरी चीज, अब देखो सपोज करो कि इस पर्सन ने 10 टाइम्स ऊपर जाके और इस टैंक को पूरी तरीके से पानी से फिल कर दिया है, तो इसने वर्क किया, मान रहे हैं हम लोग कि हाँ ठीक है वर्क किया है। अब ये जो वर्क किया, क्या इसका काम बर्बाद चला गया? नहीं, इसका काम बर्बाद नहीं गया है। अब इसने जो वर्क किया ना वो इकट्ठा हो चुका है। अब इस बिल्डिंग में नीचे किसी को भी पानी की रिक्वायरमेंट है तो सिंपली उसे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी अपने आप उसकी बिल्डिंग में, उसके फ्लोर में अपने आप पानी आएगा, क्योंकि लिक्विड हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करता है। तो इसका मतलब पानी अपने आप आएगा। अब उसे एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जब उस इंसान ने वर्क प्रोड्यूस किया, वर्क जनरेट करके इस टैंक को पानी से भरा, तो वो वर्क कन्वर्ट हो गया किसमें? एनर्जी में। और अगर अच्छे से स्पेसिफाई करें तो मैं कह सकता हूं कि ये जो वर्क है ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और अब उस पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करके हम इस पानी को ले सकते हैं, लेकिन उतना ही पानी ले सकते हैं जितना उस इंसान ने इस टैंक में भरा है। मतलब उतनी एनर्जी को हम वापस ले सकते हैं जितनी एनर्जी उस इंसान ने अपनी मस्कुलर एनर्जी लगा के और वर्क को कंप्लीट किया था। तो इससे देखो दो कंक्लूजन निकल के आ रहे। पहला कंक्लूजन, जब भी कोई वर्क करना हो तो किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। और जब कोई वर्क कंप्लीट हो जाता है तो फिर से किस में चला जाता है? फिर से एनर्जी में ही चला जाता है। तो ये वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन है। जब भी वर्क की जरूरत होती है तो कौन उसका साथ देता है? एनर्जी। एनर्जी की हेल्प से ही कोई वर्क कंप्लीट होता है, और जब वर्क कंप्लीट हो जाता है तो फिर से वो किस में चला जाता है? एनर्जी में ही चला जाता है। तो इस इंसान ने अपना जो वर्क किया वो किस में कंजर्व हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे ठीक उसी तरीके से, जैसे सपोज करो एक इंसान है, वो किसी ऑफिस में काम करता है, तो वो महीने भर जो ऑफिस में काम करेगा वो बर्बाद नहीं जाएगा, बल्कि उसको इसके बदले कुछ अमाउंट मिलेगा जो उसके बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। अब जब चाहे जैसे चाहे वो उस बैंक में से अपने अमाउंट को यूज कर सकता है और यूज करके अपने वर्क को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो वर्क किया है ये बर्बाद नहीं किया, बल्कि पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्व हो गया। पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके की बैंक है जहाँ पे वो जमा हो गया, इकट्ठा हो गया। अब हम जब चाहे जैसे चाहे उस एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उतनी ही अमाउंट की एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं जितना वर्क कंप्लीट हुआ है, उतने ही अमाउंट की। तो ये दो कंक्लूजन आपको पता होने चाहिए। जब भी वर्क करना होता है तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। और जब वर्क कंपाइल हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिर से एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन हमने पढ़ा है। अब आ जाते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी पे। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी किसे कहेंगे? जो वर्क करा सके उसे एनर्जी कहते हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। तो वो चीज जो कहीं पे भी कोई भी वर्क प्रोड्यूस कर सके उसे हम एनर्जी कहेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखो पोटेंशियल एनर्जी में हर कोई कंफ्यूज रहता है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास है या नहीं, या फिर कितनी है, ये पता करने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास आपको पता करना है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं, सपोज करो मुझे इस मार्कर में पता करना है कि इस मार्कर के पास पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली उसको फ्री छोड़ दूंगा। इसको जैसे फ्री छोड़ूंगा तो क्या होगा? ये नीचे करेगा, इसका मतलब ये मोशन करेगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ने पे वो मोशन करता है, इसका मतलब उसके पास जरूर पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ने पे वो मोशन नहीं करता है तो हम बोलेंगे कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब इतना तो पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है। अब कितनी है पोटेंशियल एनर्जी ये पता करना है। तो किसी ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ने के बाद वो जितना वर्क कंप्लीट करके आएगा उतनी की उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है h हाइट पे,
ठीक है, मुझे पता करना है कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं इसको फ्री छोड़ूंगा। जैसे इसको फ्री छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा अर्थ की ग्रेविटी के कारण। इसका मतलब ये तो पता चल रहा है कि हाँ, इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो पता करना है, तो मैं ये पता कर लेता हूं कि जब ये नीचे पहुंचेगा बी तक तो ये कितना वर्क प्रोड्यूस कर पाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस या फिर एफ एस कोस थीटा। तो देखते हैं ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ की ग्रेविटी। इसका मतलब ग्रेविटी का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो, वो भी डाउनवर्ड। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो वर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, mgh। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, और 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो। तो जितना वर्क प्रोड्यूस किया उतनी की उतनी पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, mgh। तो आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ भी है, अगर m मास का कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से h हाइट पे है तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, mgh। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है तो कितनी है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमें पता होनी चाहिए इस चैप्टर के टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को समझने के लिए, जो हमने पढ़ ली है। अब सीधा डायरेक्ट आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि इस चैप्टर का नाम है। तो आज की क्लास में हम इन दोनों टर्म्स के बारे में समझेंगे कि आखिर क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इसे VA से डिनोट करते हैं। देखो डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट का होता है और पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में होता है, ये डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। उसका रीजन क्या है वो भी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। इसको हम VAB से डिनोट करेंगे। देखो A और B इसका मतलब 2 पॉइंट, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट का होता है। तो यहाँ पे VAB लिखने का ये सेंस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का होता है, इसलिए A और B 2 पॉइंट लिए। अब आ जाते हैं हमारे कंसेप्ट पे। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें 2 पॉइंट मेंशन कर देते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। अब यहां पे सपोज करो मैं एक चार्ज ले आता हूं, पॉजिटिव चार्ज। मुझे इस चार्ज को B से A पे लेके जाना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक नदी का काम करती है किसी भी चार्ज के लिए। जैसे नदी में कोई चीज फेंकने पर वो नदी उसे अपने साथ भाग के ले जाती है, उसी तरीके से अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को फेंका जाता है, पॉजिटिव चार्ज को फेंका जाता है, तो उसे अपने साथ भाग के ले जाती है। तो देखो अब अगर मैं इस चार्ज को A पॉइंट पे रख के छोड़ता तब तो ये B पे चला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन A से B की तरफ है, ये एरो में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चार्ज को B से A पे लेके आना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम B से A पे चार्ज को लेके आ सकते हैं? देखो हाँ, लेके तो आ सकते हैं, लेकिन अपने आप नहीं आएगा। जैसे सपोज करो मार्कर है, इसे फ्री छोड़ूंगा तो नीचे चला जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कह सकता ना कि इसको ऊपर लाना पॉसिबल नहीं है। इसको ऊपर लाया जा सकता है, लेकिन ऊपर लाने के क्या करना पड़ेगा, 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो ऊपर लाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार्कर अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं, मुझे अपना फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरा, फोर्स लगाने से भी काम नहीं चलेगा, डिस्प्लेसमेंट भी जनरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मुझे इस चार्ज को B से A पे लेके जाना है ना, तो पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए मुझे फोर्स भी लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट भी जनरेट करना पड़ेगा। जब फोर्स भी लगे, डिस्प्लेसमेंट भी जनरेट हो, तो उसमें क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं कि यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि इस चार्ज को B से A पे लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। सही बात है, वर्क करेंगे तो इसे B से A पे लाना पॉसिबल है। तो अगर मैं इस चार्ज को B से A पे ले आता हूं, ठीक है, तो जो वर्क प्रोड्यूस हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि कोई भी वर्क जब कंप्लीट होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे B से A पे ले जाने के लिए जो वर्क हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहीं से टर्म निकल के आती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज, W अपॉन Q। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, देखो
अगर मैं चार्ज की वैल्यू 1 ले लूं, मतलब कि यूनिट चार्ज, तो VAB हो जाएगा वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। तो इससे देखो डेफिनेशन कैसे बनेगी, किसी भी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो वर्क डन किया होता है उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। किसको? W को कहते हैं ना पोटेंशियल। W क्या है यहाँ पे? वर्क डन। कहां से कहां? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन हुआ है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच का, जहां से जहां तक चार्ज को लाया जा रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, in a given electric field, work done in moving a unit positive charge from one point to another point is called potential difference between those points। तो ये potential difference की definition हो जाएगी, work done in moving a unit positive charge from one point to another point in a given electric field is called potential difference। तो ये होता है potential difference। तो देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा W BA अपॉन Q, B से A तक ले जाने के लिए जो वर्क डन है अपॉन Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट उसका फॉर्मूला बताता है। तो यहाँ पे वर्क पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क को हम जूल से, यूनिट होती है वर्क की, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो पोटेंशियल की यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम। तो ये आपको याद रखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम बार बार बोलने में कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है पोटेंशियल। तो इस इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट है वो थोड़ी कन्वीनियंट होनी चाहिए बोलने में। तो इसके लिए से एक छोटा नाम दे दिया वोल्ट। तो पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। आप जूल पर कूलम बोलोगे तो भी सही है, वोल्ट बोलोगे तो भी सही है। इसे एक छोटा नाम दे दिया जूल पर कूलम को, वोल्ट। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है दो पॉइंट के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एक सिंगल पॉइंट के लिए। VA एक सिंगल पॉइंट। अब सच बात तो यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई चीज होती नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो वो ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, उसके पीछे रीजन है। जैसे मैं बात करूं हाइट की, तो देखो कभी भी आपको हाइट पूछी जाती है ना, तो हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा दो पॉइंट की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हाथ ऊपर है या नीचे है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि किसके रेफरेंस में। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूं तो उसके कंपैरिजन में, उसके रेफरेंस में तो ये हाथ ऊपर है। और अगर मैं सीलिंग की बात करूं तो सीलिंग के रेफरेंस में ये हाथ नीचे है। तो मुझे एक रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए कि हाइट कैलकुलेट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट हमें हमेशा पता होना चाहिए। तो इसका मतलब किसी भी हाइट को मेजर करने के लिए मुझे दो पॉइंट की जरूरत होगी, एक तो वो रेफरेंस पॉइंट और दूसरा जिस पॉइंट की हाइट पूछी जा रही है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो मैं अपने हाथ को अपनी हाइट के इक्वल रख देता हूं, ठीक है। अगर मेरी हाइट 5 फीट 9 इंचेस है और मैं आपसे पूछूं कि इस हाथ की हाइट कितनी है, ये कितनी हाइट है, अगर इस हाथ को यहाँ रखे तो आपका आंसर क्या होगा,
5.9 इंच। लेकिन देखो इस हाथ की हाइट 5.9 इंच मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि किसके रेफरेंस में, देखो इस हाथ की हाइट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो 5.9 इंच है, लेकिन बाहर रोड के रेफरेंस में इसकी हाइट कुछ और होगी। अगर मैं इसकी हाइट को किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके, किसी और प्लेस पे जाके कैलकुलेट करता हूं, तो उस फ्लोर की हाइट कुछ और होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा 2 पॉइंट की जरूरत होगी, एक तो एक रेफरेंस पॉइंट और दूसरा जिस पॉइंट की आपको हाइट कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। इन 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एक तो रेफरेंस पॉइंट जहां से आप हाइट मेजर करना चाह रहे हो, और दूसरा वो पॉइंट जिसकी हाइट आपको मेजर करनी है। तो हमेशा हाइट कैलकुलेट करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ना आप इसकी बताओ हाइट, आपको बतानी पड़ेगी। अगर मैं अपने हाथ को अपनी हाइट के इक्विवेलेंट रखता हूं तो आप क्या करोगे, अपने आप ही बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस पॉइंट है वो ग्राउंड को ले लोगे। मतलब कि रेफरेंस पॉइंट उस पॉइंट को ले लोगे जिसकी हाइट 0 है, ठीक है। तब आपके पास 2 पॉइंट हो जाएंगे, एक तो आपको दिया हुआ है इस हाथ की हाइट कैलकुलेट करनी है, मतलब ये पॉइंट तो आपको गिवन ही है, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट आपने किसको मान लिया, जिसकी खुद की हाइट 0 है। इसी तरीके से पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए भी 2 पॉइंट की जरूरत होती है, एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल कभी भी नहीं होता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये एक सिंगल पॉइंट का होता है, और सिंगल पॉइंट के लिए जैसे हाइट कैलकुलेट नहीं की जा सकती वैसे पोटेंशियल भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो देखा जाए तो एक तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन फिर भी अगर हमें बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए तो 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो दूसरा पॉइंट हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, किसको, जिसका खुद का पोटेंशियल 0। जैसे मुझे हाइट कैलकुलेट करनी थी तो मैंने दूसरा पॉइंट किसको माना, जिसकी खुद की हाइट 0 है। इसी तरीके से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो मैं दूसरा पॉइंट किसको मानूंगा, जिसका खुद का पोटेंशियल 0 हो। तो देखो अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका खुद का पोटेंशियल 0 है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं समझाता हूं आपको। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क से ही तो पोटेंशियल निकलता है। लेकिन एक चार्ज को सिंगल पॉइंट से कैसे वर्क किया जाएगा, वर्क तो तब होगा जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाऊं। इसका मतलब पोटेंशियल केवल तभी कैलकुलेट किया जा सकता है जब हमारे पास 2 पॉइंट हो। लेकिन यहाँ पे तो एक सिंगल पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट हम किसे एज्यूम करेंगे, जिसका खुद का पोटेंशियल 0। अब ढूंढो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका खुद का पोटेंशियल 0 होता है। तो देखो ऐसा पॉइंट जिसका खुद का पोटेंशियल 0 है वो होता है इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल 0 मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी चार्ज को फ्री छोड़ें और वो अपनी जगह से हिला ही नहीं, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ें वो मोशन करता है, इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर यहाँ पे मैं एक चार्ज रखता हूं और इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक मैंने टेस्ट चार्ज रखा, तो बताओ क्या यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 0 है कि नहीं है। देखो अगर मैं इसे फ्री छोड़ूंगा तो ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, इसका मतलब ये मोशन करेगा, इसका मतलब यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हो सकती है। चलो ठीक है, अगर मैं इसको 10 सेंटीमीटर नहीं रख के 10 मीटर्स रखूं, थोड़ा दूर ले जाऊं, क्या अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसको फ्री छोड़ के देखते हैं। जैसे इसको फ्री छोड़ा तो अब भी ये चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, हालांकि दूर हो गया तो थोड़ा कम फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन फोर्स तो अभी भी लगा रहा है। इसका मतलब अभी भी इसको फ्री छोड़ने पे ये मोशन करेगा, रिपेल होगा। इसका मतलब 10 मीटर दूर भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है। चलो अब मैं इसको 10 किलोमीटर दूर रख के देखता हूँ। अगर मैं 10 किलोमीटर दूर रख दूं, क्या अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। देखो अगर मैं इसे फ्री छोड़ूं तो अभी भी तो ये चार्ज फोर्स लगाएगा, बहुत थोड़ा सा लगाएगा, लेकिन फोर्स तो लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो ये मूव भी करेगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो अभी भी है। तो जब तक मैं इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं ले जाता हूं ना, तब तक इस पर फोर्स लगता रहेगा।
इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ये फोर्स लगाना बंद कर देगा। तो इसका मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, वो है इनफाइनाइट। तो इसका मतलब मैं एक पॉइंट ए इसे मान लूंगा और इसे बी पॉइंट मान लेता हूं, या इसे ए माना है तो इसे बी मान लेता हूं, इस तरीके से। तो अब देखो, अब मैं चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आऊंगा ए पॉइंट पे, तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हो जाएगा पोटेंशियल के एक पॉइंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो डेफिनेशन आ जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आ जाएगी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसे हम उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/Q। तो फॉर्मूला वही है, यूनिट भी वही है, कंसेप्ट भी वही है, बस डिफरेंस इतना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट के लिए होता है और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल पॉइंट के लिए होता है और हमें पता है कि पोटेंशियल तो हमेशा दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट किया जाता है, सिंगल पॉइंट के लिए तो कभी पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंगल पॉइंट के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। और दूसरा पॉइंट कहाँ एज्यूम करते हैं, वहां जहां पे किसी चार्ज का खुद का पोटेंशियल जीरो हो। तो इनफाइनाइट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट ऐसा पॉइंट है जहां पे किसी चार्ज का पोटेंशियल जीरो होता है। तो दूसरा पॉइंट हम इनफाइनाइट को मान लेते हैं। तो डेफिनेशन बन जाती है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो ये आज हमने पढ़े हैं पॉइंट्स पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के। नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है KQ/R²। इसी तरीके से पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू।